तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने आज प्रदेश को सौगात दी है। सीएम गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जय मीनेश विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। कोटा के रानपुर में 15 करोड़ की लागत से 30 एकड़ में विश्वविद्यालय बनेगा। तो इसके साथ ही सीएम ने जयपुर के प्रतापनगर में बने 4 करोड़ की लागत से आदिवासी मीना गर्ल्स हॉस्टल का लोकार्पण किया। हॉस्टल में 150 छात्राओं के रहने के लिए 75 कमरे बने हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 123 कॉलेज खोले, इनमें 32 गर्ल्स कॉलेज हैं। 500 से ज्यादा छात्राएं होने पर कॉलेज खोलने का फैसला किया। बालिका शिक्षा को हम बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अनुकृति योजना हमने शुरू किया। महात्मा गांधी के नाम से इंग्लिश स्कूल खोली। पहले कहावत थी कि हाकम बदलता हुक्म नहीं बदलता। हाकम बदलते रहते हैं, सरकार बदलती रहती है, पर जो एक हुक्म दे दिया किसी सरकार ने, पहले हाकम हुआ करते थे, तो कहावत थी कि हाकम बदल जाए पर हुक्म नहीं बदलता, क्योंकि हुक्म तो जो दिया गया वो पब्लिक इंटरेस्ट में दिया गया। तो जब विश्वविद्यालय बनाने के लिए दिया गया LOI, तो सरकार बदलते ही उसको विड्रॉ करने का क्या तुक था, ये समझ के परे है। शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा है। जमाना बदल गया है, 21वीं सेंचुरी आ गई है। IT का उपयोग होता है, इंटरनेट के बगैर अपन रह नहीं सकते हैं। पूरी दुनिया जुड़ गई है इंटरनेट के माध्यम से। पूरा ज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो दुनिया कहाँ पहुँच गई है। उसमें जो जाति के लोग, जो वर्ग के लोग, जो समाज के लोग, जो संप्रदाय के लोग जो शिक्षा में जोड़ देंगे, वो समाज आगे बढ़ पाएगा, ये मेरा मानना है। नॉलेज इज पावर। जिसके पास ज्ञान है वो ज़्यादा पावरफुल है। हमने 2.5 साल में खोल दिया 123, उसमें 32 गर्ल्स कॉलेज। और ये अनाउंसमेंट मैंने कर दिया है कि जहाँ 500 बच्चियों की स्कूलों के अंदर, कस्बों में और बड़े गांव में भी, मान लीजिए कहीं भी होगी, 500 लड़कियां जहाँ पढ़ रही होगी, वहाँ पे उसको कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। तो आप सोच सकते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन में हम कितना जोर दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के लड़के के साथ में लड़कियां भी पीछे नहीं रहे। और जिस प्रदेश में, जिस देश के अंदर अगर महिला शिक्षित होती है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का माहौल, वहाँ के संस्कार, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का अनुशासन, वहाँ के विकास के आयाम अलग तरह के होते हैं। आने वाले वक्त में तीसरी वेव आएगी नहीं आएगी, लंबी कहानी है, उसको मैं अभी नहीं छेड़ना चाहता। कल भी मैंने VC की थी, पब्लिक के लिए ओपन की थी। हो सकता है आप मैंने कहा सुनी हो उसको। तो उसमें हम लोग ध्यान दे रहे हैं, कब स्कूल खोलनी है, कब कॉलेज खोलनी है। धारीवाल जी बराबर कहते रहते हैं कि जो हमारे कोचिंग क्लासेज हैं कोटा में, वो जल्दी खुलनी चाहिए। तो ये जैन में है और मैं समझता हूँ जल्दी जो कमेटी बनाई गई वो फैसला करेगी। इस मौके पर UDH मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जब जब कांग्रेस की सरकार आती है, तब आदिवासी वर्ग की मांगे पूरी होती हैं, जबकि दूसरी पार्टी की सरकार इन्हें कुछ भी नहीं देती। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सरकार के कार्य गिनाए। काम शुरू करना चालू किया समाज की तरफ से उस विश्वविद्यालय को निर्माण के लिए। तो एकदम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, सरकार बदल गई। सरकार बदलते ही वो LOI को खारिज कर दिया गया। 5 साल तक लगातार ये चप्पल जूती रगड़ते रहे उस सरकार के सामने कि साहब हमारी LOI चालू करो। मैंने इनसे जब भी कहा, मैंने कहा तुम सब्र कर लो, आप लोग सब्र कर लो, सरकार हमारी बनेगी और हमारी बनते ही हम साल भर में आपको LOI वापस देंगे। 123 नए राजकीय महाविद्यालय पिछले 2 सालों में राजस्थान में खोले गए हैं, जहां 2018 तक हमारे प्रदेश में 230 सरकारी महाविद्यालय पूरे प्रदेश में संचालित थे। और पिछले 2 सालों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो विजन है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के विद्यार्थियों को उनके घर के नजदीक, उनके गांव के नजदीक, उनकी तहसील मुख्यालय पर
कॉलेज की सुविधा मिले। हायर एजुकेशन पर सरकार का फोकस है। सीएम ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, राज्य सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा का बेहतरीन माहौल तैयार करने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। पिछले 2.5 वर्ष में ही 123 नए राजकीय महाविद्यालय खोले हैं ताकि युवाओं को उनके गांव के नजदीक ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सके। तो सरकार का फोकस उच्च शिक्षा पे है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बात कोरोना के तीसरी लहर को लेकर बीजेपी की तैयारियों की। जी हां, तीसरी लहर से लड़ने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी ने इसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। तीसरी लहर से लड़ने के लिए स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की पूरी फौज तैयार कर रही है। बीजेपी की योजना देश भर के 2 लाख गांव तक पहुंचने की है। प्रदेश में भी 30,000 स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की फौज तैयार की जाएगी, जो कोरोना महामारी के बीच बूथ स्तर तक लोगों की मदद करेगी। तीसरी लहर से लड़ेगी बीजेपी की 4G फौज। कोरोना संक्रमण से बचाएंगे स्वास्थ्य स्वयंसेवक। अब घर बैठे होगी वायरस की जांच। तीसरी लहर, बीजेपी तैयार। जी हां, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की एक विशेष फौज तैयार करने जा रही है। ऐसी फौज जो तीसरी लहर का डटकर मुकाबला करेगी। और इस 4G फौज का नाम है स्वास्थ्य स्वयंसेवक। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में इनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। व्यवस्था कुछ ऐसी की जा रही है कि तीसरी लहर के दौरान संक्रमित व्यक्ति को कोरोना जांच के लिए अस्पताल नहीं जाना पड़े। बीजेपी जिन स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की फौज तैयार कर रही है, उन्हें एक हेल्थ किट दी जाएगी जिसमें ऑक्सीमीटर समेत तमाम मेडिकल इक्विपमेंट होंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक विशेष फौज तैयार कर रही है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य स्वयंसेवक का नाम दिया है। हेल्थ स्वयंसेवकों को 4 तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कोरोना से रोकथाम, अस्पतालों की स्थिति, कोरोना संक्रमण का कैसे पता करें और वैक्सीनेशन कार्यक्रम शामिल है। बीजेपी हर मंडल और देश के हर जिले से 4 सदस्यों का चयन करेगी। जिन लोगों का चयन होगा उनमें एक डॉक्टर, एक महिला, एक आईटी सेल से जुड़े लोग और एक सामान्य कार्यकर्ता को जोड़ा जाएगा। बीजेपी की देश के 2 लाख गांव तक पहुंचने का टारगेट है। प्रदेश बीजेपी की ओर से 30,000 स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार किए जाएंगे। एक बड़ा काम, चाहे तीसरी लहर हो या अनंत रूप से स्वास्थ्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पार्टी के वर्कर अब स्वास्थ्य के सरोकारों से जुड़ के काम करें। इसके लिए पार्टी ने तय किया, प्रधानमंत्री के मंतव्य के मुताबिक, कि अब बहुत नीचे के स्तर तक, शक्ति केंद्रों तक स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनेंगे, जिनके जरिए हम लोगों को चिकित्सा की जागरूकता के साथ साथ उनको संबल देने का काम भी हमारे स्वास्थ्य स्वयंसेवक करेंगे। जिन स्वास्थ्य सेवकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी जिम्मेदारी कोरोना संक्रमण के दौरान अपने इलाके में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपाय तलाशने की होगी। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसका क्या इलाज होना चाहिए और उसे कहां ले जाना चाहिए, इसको तय करने की जिम्मेदारी भी उनकी ही होगी। इसके साथ ही आयुर्वेद और देसी इलाज के सहारे कैसे बीमारी के प्रकोप को कम किया जाए, ये भी हेल्थ स्वयंसेवकों की ओर से बताया जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर में अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ बैठक कर मंथन किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार सरकार के बनाने में अल्पसंख्यकों का अहम रोल था, लेकिन वोट लेकर सरकार अल्पसंख्यकों को भूल गई। सतीश पूनिया से बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा की जो कार्यकारिणी की बैठक की गई है, अहम मुद्दों पर बातचीत की गई है। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पहुंचे, अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर बात की। देखिए, 70 साल की राजनीति में 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को अवसर मिला, खासतौर पर अल्पसंख्यक बिरादरी को उन्होंने वोट बैंक के नजरिए से देखा
तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि 50 सालों में मुस्लिम की दशा सुधरी क्यों नहीं। राजस्थान का ही उदाहरण है कि मदरसों को यदि प्रमोट नहीं किया तो सर्वाधिक बच्चियों के ड्रॉप आउट राजस्थान में ही है। ये नीयत को दिखाती है, बस्तियां मलिन हैं, उनके विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ, केवल वोट बैंक की निगाह से और केवल भारतीय जनता पार्टी के विचार से डराने की कोशिश की। आयुष्मान के जरिए इलाज मिलना है, आवास मिलना है, तो ये तमाम नीतियाँ, उज्ज्वला मिलनी है, तो इन नीतियों को ठीक तरीके से लागू करें और हितार्थियों को, लाभार्थियों को इस बात का एहसास हो कि बीजेपी की सरकार ने उनके हित के लिए काम किया है। दूसरी तरफ हमारी यहाँ राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिसने केवल 2.5 साल नहीं 50 साल में जो वायदे किए वो आज तक पूरे नहीं हुए। उनकी जो जिस तरीके की एक वोट बैंक की राजनीति थी वो दिखती है, वरना जो मैंने प्रश्न उठाया है कि मदरसों का अपग्रेडेशन होना चाहिए था, बच्चियों का ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि इस कौम के लिए, तरक्की के लिए, तालीम के लिए इस सरकार को काम करने की जरूरत थी, जो नहीं करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हैं सतीश पुनिया, जो कि राजस्थान में अल्पसंख्यक समाज को लेकर के, पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी को लेकर के आज बातचीत कर रहे थे। तमाम लोगों से, कार्यकर्ताओं से बातचीत की और सरकार को उसके वादे याद दिलाए, जिन वादों के बुनियाद पर उन्होंने पूरे वोट लिए थे और काफ़ी एक बड़ा जो है परसेंटेज वोट का हासिल करने के बाद में राजस्थान में सरकार बनाई थी। सरकार बनाने के बाद में 3 साल गुजर गए, अल्पसंख्यकों से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। अब भाजपा सवाल कर रही है कि उन वादों का क्या हुआ। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजधानी जयपुर में आयोजित बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कार्य समिति की बैठक में कई सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अब्दुल्ला कुट्टी और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया समेत सभी अहम पदाधिकारी मौजूद रहे। मोर्चा के नेताओं ने अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को मजबूती के साथ घेरने की बात कही। एक है, हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है। दिस इज द बीजेपी प्रिंसिपल। I am very happy to say Rajasthan Minority Morcha very good position. मंत्री बनाए गए, उससे पहले कांग्रेस ने कभी भी माइनॉरिटी को इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जो हमारी भाजपा की सरकारों ने दिया। जहां तक केंद्र की सरकार का बात है, मोदी जी ने अपने 7 साल में माइनॉरिटी के फलाह और बहबूदी के लिए बहुत से काम किए हैं, चाहे वो उस्ताद योजना हो, चाहे वो बुनकर योजना हो, चाहे वो हज कमेटी के काम हो, चाहे वो अजमेर दरगाह कमेटी का मसला हो। जनता है, उनसे उन्होंने जो वादे किए थे, उन्होंने अभी जो चुनावी मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे कि मैनिफेस्टो में हमने 70% चीज़ें पूरी कर दी है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने जो भी वादे किए थे, खासतौर से अक़लियतों के लिए, मैं अक़लियतों की बात कर रहा हूँ, अक़लियतों से किए गए एक भी वादा इस कांग्रेस सरकार ने नहीं किया है। कांग्रेस ने जिस तरह की बुनियाद डाली कि आप ऐसी बुनियाद जो कांग्रेस ने उसको आगे बढ़ाया जो अंग्रेज डाल के गए थे कि डिवाइड एंड रूल, मुसलमानों को हमेशा उसने सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। और यही वजह है कि आज भी मुसलमान अगर 20 करोड़ है, 22 करोड़ है, 18 करोड़ है, तो उसमें से 15 करोड़ मुसलमान पढ़ने निकले से वंचित है। और अब बात डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा के शक्ति प्रदर्शन की। बीजेपी से निष्कासन के बाद डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने अपने जन्मदिन के मौके पर आज बानसूर में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों लोग मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मौजूद बिना जनाधार वाले लोगों ने मुझे पार्टी से निकाला है, जबकि जिले में बीजेपी को मजबूत करने में मेरी अहम भूमिका रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश का दौर खत्म होने के बाद वो गांव-गांव जाकर लोगों से बात करेंगे और प्रदेश में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। से उन लोगों ने जिनका कोई जन आधार नहीं है, उन्होंने मुझे निकाला है। अलवर जिले में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में मेरा बहुत सहयोग रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज ये उपस्थित जन समुदाय ने ये सिद्ध कर दिया कि मैं असली भाजपा हूँ। ये लोग बेपेंदे के जो लोग हैं, इनका जन आधार नहीं है। आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपनी ताकत बढ़ाएगी। पार्टी की 2 दिवसीय बैठक जयपुर में संपन्न हुई, जिसमें संगठन की मजबूती समेत अन्य मसलों पर चर्चा की गई।
पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी खेमचंद जागीरदार और प्रदेश सचिव देवेंद्र शास्त्री ने प्रेस वार्ता कर बताया कि संभाग स्तर पर सम्मेलन आयोजित कर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। पहला सम्मेलन श्री गंगानगर में आयोजित होगा, जिसे प्रदेश प्रभारी संजय सिंह संबोधित करेंगे। जागीरदार ने कहा कि जल्द ही नए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है और 6 महीने में पार्टी पूरी तरह से खड़ी हो जाएगी। इस प्रेस वार्ता के दौरान कई लोगों ने आपका दामन थामा। हमारी पार्टी पूर्ण रूप से खड़ी हो जाएगी और विपक्ष की भूमिका तो हम आज भी निभा रहे हैं, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अन्य समस्या हो। कहां आपको बीजेपी नजर आती है? राजस्थान में बिजली का मुद्दा हमने उठाया, किसानों का मुद्दा हमने उठाया, बेरोजगारों का मुद्दा हमने उठाया, कंप्यूटर में जो भर्ती हुई उसमें जो बेचारे शिक्षक 1 साल से घूम रहे थे उनका मुद्दा हमने उठाया। पार्टी हमारी हर जगह अपने लेवल पे सभी मुद्दों को हमेशा उठाती रही है और उठाती रहेगी। इसके अलावा जो दिल्ली सरकार ने डीजल और पेट्रोल पे प्राइसेस घटाई हैं, हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार भी इन दरों को नीचे लेके आए और इस मामले में राजस्थान सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल पे टैक्सेशन और वैट की वसूली कर रही है, इसका भी हम विरोध कर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां गिरफ्त में आए मुन्ना भाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना ने कैसे कहर बरपाया शायद हम भूल गए हैं। मुख्यमंत्री हर मीटिंग में गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का संदेश देते हैं और न्यूज 18 राजस्थान भी लोगों से रोजाना मास्क पहनने की अपील करता है, लेकिन हम लापरवाही पर लापरवाही करते जा रहे हैं। अब जरा तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ इलाके की हैं, जहां हरेली अमावस्या के मौके पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। दुर्ग के दीदार और मंदिर दर्शन के लिए एक दिन में 15,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। ज्यादातर चेहरों पर मास्क नहीं है। किला घूमने की अगर इतनी ही मजबूरी थी तो संक्रमण रोकने के लिए एक दूसरे के बीच 2 गज की दूरी भी जरूरी थी, लेकिन शायद लोगों के साथ पुलिस प्रशासन को भी इसका ख्याल नहीं रहा। इतनी भीड़ पहुंची कि केलवाड़ा मुख्य बाजार से दुर्ग मार्ग तक 3 किलोमीटर तक जाम लग गया। पुलिस को चेतावनी देने के बजाय तमाशबीन बनकर सब पुलिस देखती रह गई। बताया जा रहा है कि जाम के कारण 5,000 पर्यटक तो दुर्ग निहारे बिना ही लौट गए। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि पर्यटन की आड़ में अगर फिर कोरोना संक्रमण फैला तो जिम्मेदार कौन होगा? अब बात जयपुर में मल्टीटास्क सर्वेंट परीक्षा में नकल के खुलासे की। जी हां, दूसरे की जगह परीक्षा देते 7 मुन्ना भाई पकड़े गए। परीक्षा में नकल का खेल, जालसाजी का ये कैसा घालमेल। एग्जाम असली, कैंडिडेट नकली। गिरफ्त में मुन्ना भाई। जी हां, शिकंजे में आए ये सभी मुन्ना भाई हैं। परीक्षा में नकल का खेल खेलने वाले शातिर हैं, जो ईमानदार अभ्यर्थियों के सपनों को चकनाचूर करने में जुटे थे। लेकिन इन शातिरों की प्लानिंग का पर्दाफाश हो गया। जी हां, जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की मल्टीटास्क सर्वेंट परीक्षा आरयू के 4 कॉलेजों में 5 सेंटर पर शुरू हुई, तो दूसरे अभ्यर्थियों की जगह इन मुन्ना भाइयों ने परीक्षा देना शुरू किया। लेकिन फ्लाइंग टीम की नजरों से बच नहीं पाए। अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर से इन 7 मुन्ना भाइयों को धर दबोचा गया। इस दौरान हमारी जो टीम है, उस टीम के साथ साथ जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की टीम है, वो संयुक्त रूप से 4 अभ्यर्थियों को दूसरों की जगह परीक्षा देते पकड़ा है। और ये अभ्यर्थी 3 अभ्यर्थी हरियाणा से हैं, मुख्य रूप से सोनीपत, जो इन्होंने अपना एड्रेस दिया एप्लीकेशन फॉर्म में। एक जो कैंडिडेट है वो है झारखंड का है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट का है,
और एक अनिरुद्ध है, सन ऑफ दिलदर, इनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति ने दिया और ये व्यक्ति बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज करता है, नाम और पिताजी का नाम, मदर का नाम, तो पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। और दूसरा कैंडिडेट है दीपक, सन ऑफ अजमेर सिंह, ये भी कैंडिडेट है लेकिन इसकी जगह दूसरा दे रहे हैं। ये चारों कैंडिडेट अपने अपने नाम बदल रहे हैं, तो पुलिस अपने हिसाब से इनसे एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन कर रही है। पूछताछ में सामने आया है कि ये सारे शातिर झारखंड, बिहार और हरियाणा के रहने वाले हैं। ऐसे में शक इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं इस खेल में कोई बड़ा नकल गिरोह तो शामिल नहीं है। ओरिजिनल कैंडिडेट है, इनकी जगह दूसरे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। 3 हरियाणा से हैं और 1 झारखंड से हैं कैंडिडेट। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और शायद मुझे लगता है कि और भी कोई कैंडिडेट हो सकते हैं अलग अलग सेंटर में जो इस तरह का इस गिरोह के रूप में मुझे लगता है काम कर रहे हैं। तो जब तक इनमें शक कार्रवाई नहीं होगी पुलिस के माध्यम से, तब तक शायद दूसरे जो एग्जाम होते रहते समय पर हो सकता है उनमें भी इनकी सम्मिलित कहीं हो कहने की भागीदारी। फिलहाल नकल के खेल का सच पुलिस खंगालने में जुटी है। पता लगा रही है कि आखिर इस खेल में और कौन कौन लोग शामिल हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि अगर कोई नकल गिरोह है तो उस गिरोह के तार कहां-कहां तक जुड़े हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिरला का ग्राउंड सर्वे।